हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रो गैल्वेनिक सेल, ठीक है, दोनों तरह के सेल मैंने आपको बताए थे, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखो, सबसे पहले पुराना थोड़ा सा रिकैप हमें करना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं। देखो, मैंने जो आपको बताया था, ये सेल हमने पढ़ा था, ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, आपको याद होगा, ठीक है। इसमें ये एनोड है और ये कैथोड है, और ये जो वोल्ट मीटर है ये क्या शो करता है बच्चों, ये वोल्ट मीटर दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसे ये वोल्ट मीटर शो करता है, यानी कि ये सेल का पोटेंशियल ये क्या शो करता है, ये ई सेल शो करता है हमें वोल्ट मीटर, ठीक है, यानी कि दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस ये वोल्ट मीटर शो करेगा, राइट। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मुझे एक सिंगल इलेक्ट्रोड का, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड मैंने बनाया और मुझे जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, तो भाई मैं कैसे निकालूंगी, ठीक है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड से तो मैं सेल नहीं बना सकती, और अगर मैं दो इलेक्ट्रोड को जोड़ के बना दूं एक सेल, तो ये जो वोल्ट मीटर शो करेगा ये दोनों का डिफरेंस, यानी कि ये सेल का पोटेंशियल शो करेगा। तो मुझे एक सिंगल इलेक्ट्रोड का अगर पोटेंशियल निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगी, ठीक है, ये एक परेशानी थी। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है जिसका अपना पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसका अपना पोटेंशियल हमने उसको 0 वोल्ट असाइन कर दिया, ठीक, और वो कैथोड एनोड दोनों की तरह काम कर सकता है। अब एक इलेक्ट्रोड अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लें और एक इलेक्ट्रोड हम जिंक इलेक्ट्रोड ले लें, जैसे हमने मान लीजिए हमने यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बताऊंगी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ये मान लीजिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है बच्चों, और इससे हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर जिंक, यहाँ पर हमने जिंक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, ये जिंक हो गया, ये यहाँ पर जिंक सल्फेट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। इसकी कंस्ट्रक्शन अभी मैंने बताई नहीं है, अभी मैं बताऊंगी आपको। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि इसका यूज़ क्या है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं या हमने इसको क्यों बनाया, ठीक है। इसके साथ हमने इसको कनेक्ट करके एक सेल बना दिया। अब क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है बच्चों, वो 0 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है। तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी, मान लीजिए वो रीडिंग आ रही है -0.76 वोल्ट आ रही है, तो ये जो रीडिंग आ रही है वो किसका आ रही है, वो जिंक की ही तो आ रही होगी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस शो करेगा और इसका जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है, ठीक है। तो इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन इसमें है नहीं, तो जो भी रीडिंग आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, वो जिंक इलेक्ट्रोड की वजह से आ रही है। तो इसकी हेल्प से हमने जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर लिया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमने बनाया वो हमने क्यों बनाया, हमने किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाया, क्योंकि उसका अपना पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैसा होता है, क्या उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, किस तरह से बना होता है वो, ठीक है। इसमें बच्चों एक प्लैटिनम की हम वायर लेते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम क्या करते हैं, हम एक प्लैटिनम की वायर लेते हैं, ठीक है। ये एक प्लैटिनम की वायर ले ली और यहाँ पर एक प्लैटिनम की प्लेट लगी होती है, ठीक, इसको कोट भी कर देते हैं प्लैटिनम से, प्लैटिनम ब्लैक से। ये प्लैटिनम की वायर हो गई, ठीक है। अब इसको एक हम कांच की ट्यूब में बंद कर देते हैं, ये हो गया। यहाँ पर हम इसमें इस इलेक्ट्रोड को, इस प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड को एक वेसल में डिप कर देंगे, और इस वेसल में हमने क्या लिया हुआ है, इसमें हमने 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन लिया है, यानी कि इस प्लैटिनम के वायर से जो हमने इलेक्ट्रोड बनाया है इसको हमने 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में डिप किया है, और यहाँ से ये जो ओपनिंग आप देख रहे हो, यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं एट 1 बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन हमें रखनी है, तो 1 बार प्रेशर पर और 1 मोलर, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई, हमारा जो प्रेशर है वो भी 1 बार हो गया और कंसंट्रेशन भी यूनिटी हो गई। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस हो गई, हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास हो रही है, हाइड्रोजन आयन इस सोल्यूशन में, HCl का मतलब क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है बच्चों, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन है, और इसका जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है,
0.0 वोल्ट होता है, इसको 0 वोल्ट असाइन किया गया है। ठीक है बच्चों, तो इससे कनेक्ट करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अब निकाल सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, देखो प्लैटिनम एस सॉलिड स्लैश, बच्चों ये जो रिप्रेजेंटेशन है, अच्छा ये पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होती है। ये जो हमने यहाँ पर सेल सीखा था, इस सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है बच्चों। क्या तरीका होता है, इस तरीके से हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले आप एनोड लिखोगे, एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है हमारा, जिंक इलेक्ट्रोड है, तो हमने जिंक लिखा, जिंक का क्या बन रहा है, जिंक आयंस बन रहे हैं, तो ये इस तरह से लिख दिया। बीच में बाउंड्री सरफेस को दिखाने के लिए हम स्लैश लगाते हैं और यहाँ आयन के साथ उसकी कंसंट्रेशन लिखी जाती है, बीच में डबल वर्टिकल लाइन लगाते हैं। डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है इस सॉल्ट ब्रिज को, ठीक है। उसके बाद हमारा कैथोड है, तो अब कैथोड लिखेंगे, कॉपर है, कॉपर आयंस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। आयन जहां भी आप लिखेंगे उसके साथ उसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे। मैंने यहाँ पर C2 से मेंशन किया है कंसंट्रेशन को, और स्लैश लगाएंगे और फिर Cu। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। किसी भी सेल को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, पहले एनोड लिखते हैं, फिर सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं और फिर कैथोड लिखते हैं। तो ये सेल की रिप्रेजेंटेशन होती है बच्चों। इसी तरह से हम यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भी लिख रहे हैं, प्लैटिनम है स्लैश H2 गैस, ये जो H2 गैस हम 1 बार पर प्रेशर पर पास कर रहे हैं, ये H2 गैस लिया, स्लैश H पॉजिटिव आयन जो यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडाइज फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों प्रेजेंट होती है बच्चों। इसीलिए ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है, इसे पढ़ लेते हैं एक बार। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक which is dipped in an acidic solution। acidic solution कौन सा होता है, 1 मोलर HCl solution होता है जिसमें उसे डिप करते हैं हम, ठीक है। एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट एट 1 बार प्रेशर। 1 बार प्रेशर पर इसमें हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हमने कितनी ले रखी है, 1 मोलर ले रखी है, ठीक है। और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है बच्चों, 0 वोल्ट है, राइट। तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखो आगे चलते हैं। एक यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसमें देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल देखो कितना दिया हुआ है, 0 वोल्ट। अभी आपको मैंने बताया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके, इससे कनेक्ट करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका 0 वोल्ट है। तो जिस भी इलेक्ट्रोड को आप कनेक्ट करोगे, वोल्ट मीटर जितनी रीडिंग शो करेगा वो उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब अगर देखो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड पर तो हम उसे कह देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर रिडक्शन हो रहा है तो हम उसे कह देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल है उसका, ठीक। लेकिन हमने क्या किया, अब जैसे ये टेबल है, हमने इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके सारे इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर किया। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये हुआ बच्चों कि हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड बनाया, ठीक है, और बाकी सारे इलेक्ट्रोड जिसका भी हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उसको हमने सबको क्या बनाया, कैथोड बनाया, क्योंकि कैथोड पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो सबका हमने हाइड्रोजन से कनेक्ट करके रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया, और उससे हमने ये टेबल बनाई। इतना आ रहा है इसमें, देखो सबका रिडक्शन पोटेंशियल है, रिएक्शन से आप देखो ये सब में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि सब में रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना देख रहे हो आप, 0 वोल्ट हो रहा है। कुछ वैल्यूज आप यहाँ देख रहे हो, ये वाली वैल्यूज बेटा ये पॉजिटिव हैं, और कुछ वैल्यूज नीचे देख रहे हो ये नेगेटिव हैं, ठीक है। अब जो नेगेटिव में आप वैल्यूज देख रहे हो, इसका मतलब जितना माइनस में होता है ये उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो बेटा E0 वैल्यू, अगर E0 वैल्यू माइनस में है या मैथमेटिकली कम हो रही है, ठीक है, कम हो रही है, तो इसका मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है वो। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, जैसे हमने ये निकाला है रिडक्शन पोटेंशियल। हमने क्या निकाला है, रिडक्शन पोटेंशियल। कोई भी मेटल है, ठीक, उस पर N पॉजिटिव चार्ज है, हमने ये पोटेंशियल निकाला है। मान लीजिए ये आ गया -0.76 वोल्ट, ठीक है, किसी का भी हमने निकाला, ये इसमें रीडिंग आ रही है मान लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल की -0.76 वोल्ट, और हमें मान लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर निकालना है तो इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, +0.76 वोल्ट। अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है हमारा
तो ये इसका साइन उल्टा करके आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अपोजिट केवल साइन में अपोजिट होता है, समझ में आया। तो यहाँ पर अब देखो 0 से जो वैल्यूज नेगेटिव में है, जो वैल्यूज नेगेटिव में है, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये ऑक्सीडाइज होने आसान है, रिडक्शन इनका आसानी से नहीं हो रहा, क्योंकि माइनस में आ रही है ना, वैल्यूज माइनस में आ रही है, तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। ई नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। रिडक्शन की जो रिएक्शन है अगर नेगेटिव ई नॉट है तो मतलब ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस नहीं तो रिडक्शन तो इसका आराम से नहीं हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन आराम से हो जाता है। और जिसका ऑक्सी यानी कि ये वाले जो सारे एलिमेंट हैं ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से करते हैं, और जो एलिमेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ई नॉट अगर माइनस में जितना ज़्यादा मोर नेगेटिव होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग भी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एंड मोर रिएक्टिव भी होगा, उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। और जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही सेल में एनोड का भी काम करता है। तो ये आपको कैसे भी याद कर लीजिए आप कि ई नॉट की वैल्यू अगर माइनस में ज़्यादा है या मैथमेटिकली जितनी कम है, इसका मतलब वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव भी होगा, ठीक। तो रिएक्टिविटी भी हमें ई नॉट की वैल्यू से पता चल जाती है, और हमें ये भी पता चल जाता है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे ही अगर मान लीजिए ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, जो ई नॉट की वैल्यू आप यहाँ पर जो देख रहे हो, ये जो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर आ रही है इतने, ठीक, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ई नॉट की वैल्यू जितनी ज़्यादा मोर पॉजिटिव होती है वो उतना स्ट्रॉन्ग क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसे ऐसे ही याद करना है आपको कि ई नॉट माइनस में जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा और रिएक्टिव होगा, और पॉजिटिव में जितना ज़्यादा वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एंड रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो अब ई नॉट की वैल्यूज़ अगर आपको गिवन हैं, ठीक है, तो आप उन्हें देखकर ऑर्डर लगा सकते हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप लगा सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर लगा सकते हो, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर लगा सकते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर ई नॉट की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और इस टेबल को याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है बच्चों, एग्जाम में ई नॉट्स की वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है, ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। एक और टर्म होती है, देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ द सेल। कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको लिखा हुआ मिलेगा ईएमएफ ऑफ द सेल। जब हम सेल से करंट को ड्रॉ नहीं करते हैं, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल, तब सेल के ही पोटेंशियल को हम कह देते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। तो क्वेश्चन में किस तरह से आ सकता है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ का मतलब भी यही है कि आपको क्या निकालना है, आपको सेल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये हमने टेबल पढ़ ली है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, हम क्वेश्चंस भी करेंगे अभी इससे रिलेटेड। पहले हम पढ़ लेते हैं नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन होती क्या है, ठीक। अभी हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको ई नॉट सेल का फॉर्मूला बताया था। ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल था जो हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल से निकाल रहे थे, ठीक है, कैथोड और एनोड के। अब नर्स इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, हम नॉर्मल सेल पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक। तो नर्स इक्वेशन किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी सेल रिएक्शन के लिए पहले हम लिखनी सीखेंगे कि किस तरह से हम नर्स इक्वेशन को लिखते हैं। सपोज बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जनरल, ए प्लस बी पॉजिटिव, सपोज इस पर बी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या हुआ, ए पर ए का ऑक्सीडेशन हो गया, ए पॉजिटिव बन गया, और बी का रिडक्शन हो गया, बी बन गया, ठीक। ये एक जनरल हमने क्या लिया, रिएक्शन ले ली, कोई भी रिएक्शन हो सकती है। इसके लिए आप अगर नर्स इक्वेशन लिखते हो बच्चों तो वो आ जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT log RT by NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के आयंस की कंसंट्रेशन आएगी यहाँ पर, प्रोडक्ट की आयन की कंसंट्रेशन
अपॉन रिएक्टेंट आयंस की कंसंट्रेशन, ठीक है। जो भी रिएक्टेंट्स में रिएक्टेंट आयंस की कंसंट्रेशन है वो नीचे आएगी डिवाइड में। तो ये एक जनरल इक्वेशन होती है, नर्स इक्वेशन जिसे हम कहते हैं। इससे आप किसी भी रिएक्शन के लिए नर्स इक्वेशन लिख पाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। इसमें बच्चों ई नॉट सेल तो आप जानते ही हो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये आपका गैस कांस्टेंट हो गया, ये आपने बहुत जगह पढ़ा है। टेम्परेचर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड लेते हैं 298 केल्विन, ठीक है। अभी हमने स्टैंडर्ड ले रखा है, अगर चेंज होता है तब फिर ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। अभी हम स्टैंडर्ड लेकर बात कर रहे हैं। एन एफ, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, इस पर +1 चार्ज है, इस पर भी +1 चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, कितना लूज हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो गया। एफ क्या है बच्चों, यहाँ पर एफ जो है वो है फैराडे कॉन्स्टेंट। एफ होता है फैराडेज कांस्टेंट। अब फैराडेज कांस्टेंट होता क्या है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपने हो सकता है पढ़ी हो 96500 कूलम्स। कूलम्स का मतलब चार्ज की यूनिट हो गई कूलम्स, ठीक है। 96500 ये जो कूलम्स आया है, जिसे कि हम 1 फैराडे कहते हैं, ये होता है बच्चों चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अलग से मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में कि फैराडे कहाँ से आया है। ये आया है चार्ज ऑन 1 फैराडे। 1 फैराडे को हम क्या कहते हैं, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसे हम कहते हैं 1 फैराडे। अब कैसे निकालेंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6.02 इंटू 10⁻23। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। अगर हम इसे एवोगैड्रो नंबर से यानी कि 1 मोल का निकाल रहे हैं तो 6.02 इंटू 10⁻23 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आती है ये लगभग अप्रॉक्स कर देते हैं इसको, ये कैलकुलेट होकर आती है 96500 कूलम्स। तो इट इज़ द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, जो जिसे हम 1 फैराडे कहते हैं। तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हो। ये फैराडे हो गया। अच्छा बच्चों, ये वाली जो सारी वैल्यूज़ आप देख रहे हो ये फिक्स हैं, हर रिएक्शन के लिए फिक्स हैं। अगर किसी केस में अगर टेम्परेचर चेंज होगा तब आप इसको अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करोगे, तब नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर 298 है, क्योंकि मोस्टली जो रिएक्शंस है वो रूम टेम्परेचर पर होती है, तो 298 केल्विन पर हम ले सकते हैं इसको। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर फिक्स है, 96500 कांस्टेंट हो गया, आर भी कांस्टेंट हो गया, 2.303 फिक्स है और टेम्परेचर 298 केल्विन है। तो इन सब की जो कैलकुलेशन करके वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059। तो आप इस रिएक्शन को सिंपल थोड़ा सा हमने बना दिया है जिससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए, आपको बार बार इसको कैलकुलेट ना करना पड़े, ठीक है। तो आप इस वैल्यू को याद करिएगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई बेटा, दिस इज द नर्स इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन, सेल रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी नर्स रिएक्शन। अब हम क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसके लिए हम नर्स इक्वेशन को लिखकर देखेंगे, लिखना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो एक क्वेश्चन लिया हुआ है हमने, हाँ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जैसे सपोज बच्चों एक रिएक्शन है Zn प्लस Cu, जो हमने सेल में भी पढ़ा था, ये वाली रिएक्शन ले ली हमने सिंपल, ठीक है। और इसके लिए आपको नर्स इक्वेशन लिखनी है। तो बच्चों कैसे लिखोगे आप, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन। प्रोडक्ट में आयन कौन सा है, प्रोडक्ट में आयन है जिंक आयन, तो आप जिंक आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर रखेंगे अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयन, रिएक्टेंट में कॉपर आयन है तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। तो ये हमने नर्स इक्वेशन लिख दी, किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन है Cu प्लस 2Ag प्लस गिव्स Cu2 प्लस 2Ag, ठीक है, ये ले लिया हमने।
अब इसके लिए हमें नर्स इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। बच्चों देखो, इस वाले रिएक्शन में कोई कोफिशिएंट नहीं था, एक भी किसी भी रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में कोई कोफिशिएंट नहीं था। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे कोफिशिएंट है, यहाँ पर एक 2 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 2 है। इससे तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ आयन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हम यहाँ पर लेते हैं, तो ये तो आ गया कॉपर आयन, ऐसे ही आ गया। ठीक, यहाँ पर लेकिन ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन आप लिखेंगे, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसे आप पावर में लगाएंगे। यहाँ पर 2 की पावर आपको लगानी, 2 पावर में लगाना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ भी अगर कुछ वैल्यू होती आयन के साथ, तो यहाँ आप पावर उसकी लगाते, यानी स्टोइचियोमेट्री जो कोफिशिएंट है वो आप कंसंट्रेशन के ऊपर पावर लगाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको बच्चों कि नर्स इक्वेशन किसी भी सेल के लिए आपको किस तरह से लिखनी है। ठीक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा नर्स इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो सेल पोटेंशियली हमसे पूछा है ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक रिएक्शन दी हुई है आपको, Na+2Ag प्लस गिव्स Na2 प्लस 2Ag। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले इस रिएक्शन को, जैसे अभी मैंने आपको नर्स इक्वेशन लिखनी सिखाई है, सबसे पहले आप इसके लिए नर्स इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो नर्स इक्वेशन लिख लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? निकेल है, तो यहाँ पर निकेल आयंस आ जाएंगे हमारे पास। ठीक, और यहाँ पर सिल्वर आयन है, तो सिल्वर आयन की पावर आ जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट दिया हुआ है हमें 2। तो ये तो हमने नर्स इक्वेशन लिख ली। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। ई नॉट सेल हमें गिवन है 1.05 माइनस 0.059 अपॉन एन। एन की वैल्यू कितना है? अब देखिए, रिएक्शन से देखेंगे आप एन की वैल्यू कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। आप यहाँ पर देख लीजिए, निकेल से क्या बन रहा है? Na+2, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे लॉग। निकेल आयन की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है हमें? 0.160, और सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 0.002 का स्क्वायर भी लगाना है। ठीक है, अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ये आ जाएगा 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 0.160 अपॉन 0.002 इंटू 0.002। इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा देते हैं। ठीक, ये वाले पॉइंट से यहाँ पर 1000 लगा लेते हैं। ठीक है, ये आ गया 1000। अब हम इसको काट लेते हैं, जो भी कट रही हैं वैल्यूज़ बच्चों आप खुद सॉल्व कर लेना। ये 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4, और ये आ गया 4 ज़ा 16 40, ये 40 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास log 4 इंटू 10 टू द पावर 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.05 माइनस, इसको 0.059 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा हमें। हाँ, 0.059 डिवाइड बाय 2, ये आ गया आपके पास बच्चों। इन दोनों का डिवीजन आ रहा है हमारे पास 0.0295। ठीक है, और लॉग यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर 4। ये सॉल्व हो, ये हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे को आप बेटा कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, लॉग देखना मेरे हिसाब से आपको आता होगा, लॉग टेबल से आप लॉग की वैल्यू भी देख सकते हो, या मैं कर देती हूँ इसको 1.05 माइनस 0.0295। इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर बता देती हूँ मैं, log 4 प्लस 4 log 10 हो जाएगा ये। ठीक, ये इस तरह से हो जाएगा। log 4 की वैल्यू देख लेते हैं, आप लोग टेबल से देख लेना। log 4 हमारे पास होगा 0.6020 प्लस log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 इंटू 1 1 4 होगी, 4 इंटू 1 4 हो गया। और ये आपके पास आ जाएगा 4.6020। ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी। इसकी जगह पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास 4.6020। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम वैल्यू को, ये आ जाएगा 4.6020। ठीक है, ये ले लिए वैल्यू, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों
0.0295 से ये वैल्यू आ गई 0.13, ये 0.13 आ जाएगा और इसको फिर माइनस कर देंगे 1.05 में से, तो ये आ जाएगा 0.91। इस पूरे को बेटा कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.91 वोल्ट आ रही है। तो ये आपका ई सेल आ गया, ईएमएफ ऑफ द सेल आ गया। तो इसी तरह से बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल इसी पैटर्न पर आते हैं। ई सेल, ई नॉट सेल गिवन होगा, कंसंट्रेशन गिवन होगी, सेल लिखा हुआ आएगा, सेल रिएक्शन। आपको कुछ नहीं करना, आपको सेल रिएक्शन के लिए आपको नर्स इक्वेशन बनानी है पहले और फिर उसमें वैल्यू पुट करके उसे सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। 2-3 फॉर्मूले अभी और हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, गिब्स एनर्जी क्या होती है। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बच्चों हम इससे समझ सकते हैं, हमारे पास जो रिएक्शन है वो ये है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे पास रिएक्शन है एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, ठीक है, तो ई सेल जो होगा वो जीरो हो जाता है बच्चों। एट इक्विलिब्रियम ई सेल बिकम्स जीरो। अगर हम इसकी वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपने 11th में पढ़ा था, इसके रेशो को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, केसी, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा हमारे पास किसमें, ये आपके पास आ गया बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेल पोटेंशियल में रिलेशन आ गया। तो एक ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। और गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी क्या होती है बच्चों, गिब्स एनर्जी होती है यूजफुल वर्क, द वर्क मतलब यूजफुल एनर्जी विच इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क। ऐसी यूजफुल एनर्जी जिसे आप वर्क में कन्वर्ट कर सके उसे हम गिब्स एनर्जी कहते हैं, ठीक है। गिब्स एनर्जी को यानी कि एनर्जी जिसे हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करें। और वर्क क्या होता है, वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्क आपने पढ़ा होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा एन एफ पूरा चार्ज हो गया और पोटेंशियल हो गया ई नॉट। तो ये ई नॉट सेल का होगा ये, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला बन गया चार्ज इनटू पोटेंशियल से। ये क्या है, ये वर्क है, यूजफुल वर्क है और ये चार्ज हो गया, एन एफ क्या हो गया हमारा, चार्ज हो गया और ये पोटेंशियल हो गया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आया हमारे पास, ठीक है। तो बच्चों ये आप डेल्टा जी गिब्स एनर्जी के लिए फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। नेगेटिव आपको पता ही है, गिब्स एनर्जी हम नेगेटिव लेते हैं तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो नेगेटिव हमें लेना पड़ेगा टू मेक द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, राइट। तो डेल्टा जी नॉट के लिए जो रिएक्शन फॉर्मूला बन गया वो बन गया माइनस एन एफ ई नॉट। एफ वही है फैराडे कांस्टेंट, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और ई नॉट सेल आपको पता ही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। अच्छा, एक तो ये 2 फॉर्मूले हो गए। एक डेल्टा जी के लिए आपने और पढ़ा हुआ है बच्चों, ये आपने उसमें पढ़ा था, 11th में पढ़ा था। ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, माइनस 2.303 RT log KC। तो ये एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और डेल्टा जी नॉट में ये रिलेशन होता है। तो ये 3 फॉर्मूलेज और नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, इन्हें भी याद करना है। इनसे रिलेटेड भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वैल्यू पुट करनी होती है और सॉल्व करना होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं अभी आपको करा देती हूँ, ठीक है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्या पूछा है, ई नॉट सेल पूछा है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछा है ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ये बेटा 2 क्वेश्चन है, एक मैं आपको करा रही हूँ, एक आप खुद करेंगे। ये पहले वाला मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। इसमें रिएक्शन गिवन है 2Cr + 3CD2 प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस 3CD, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या पूछा है हमसे एक तो ये पूछा है आपसे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में तो कुछ नहीं होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो कैथोड माइनस एनोड इस तरह से निकल जाता है। ई नॉट सेल कैसे निकलता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इससे निकल जाता है तो सीधा। तो कैथोड एनोड की वैल्यू आपको दी हुई है बच्चों। देखो इसमें पहले रिएक्शन को देखो, रिएक्शन को देख के बताओ कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है। इसमें देखो क्रोमियम है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं। तो क्रोमियम का क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये तो आपका एनोड हो गया, ठीक है। और कैडमियम का रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड हो गया। तो कैडमियम का जरा देखो वैल्यू कितनी दी हुई है, -0.40,
ये हो गया, कैथोड की वैल्यू रख दी हमने, अब ये वाला माइनस लगाया। अब यहाँ पर एनोड, एनोड हमारा कौन सा है, क्रोमियम है। क्रोमियम के लिए वैल्यू दी हुई है -0.74 वोल्ट, -0.74 वोल्ट। तो ये आपका आ जाएगा, कितना आएगा वैल्यू, इसको निकाल लीजिएगा आप, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 0.74 माइनस 0.40, ये आ गया आपके पास 0.34 वोल्ट। ये तो आ गया आपके पास ई नॉट सेल। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या कहा है, ऑल्सो कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा जी नॉट के लिए अभी जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया -NF(E0), ये लगाएंगे आप। ई नॉट हमने अभी निकाला, एन क्या है, एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, एन की वैल्यू जरा रिएक्शन से पता लगाओ कितनी है। एन की वैल्यू के लिए देखो, एक कैडमियम का मॉलिक्यूल है, 2+ चार्ज है। यहाँ क्रोमियम से देख लो, चलो क्रोमियम है, क्रोमियम ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है, Cr+3। तो एक क्रोमियम का जो मॉलिक्यूल एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लूज कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या लेंगे हम, एन की वैल्यू हम लेंगे 6, यहाँ पर आ गया 6। फैराडे कांस्टेंट हमारा आ जाएगा 96500 और इंटू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आपने निकाला है 0.34 वोल्ट। ये आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc। इसमें बेटा ये फॉर्मूला लगाना है आपको, डेल्टा जी की वैल्यू रखनी है, R रखेंगे 8.314, T आप रखेंगे 298 केल्विन और Kc आप कैलकुलेट करेंगे। इसमें आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग 34.5014 आएगा, उसकी वैल्यू इतनी आएगी। अब कैलकुलेशन पार्ट है वो आप खुद करेंगे। और ये एक रिएक्शन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये जो सेकेंड वाला रिएक्शन है ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा, ये आप खुद करेंगे सेकेंड रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों हमने आज क्या पढ़ा, हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा, हमने नर्स इक्वेशन पढ़ा, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स एनर्जी के फॉर्मूलेज पढ़े। तो ये वाला लगभग आपका ये वाला चैप्टर आधा कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कंडक्टिविटी सेल्स वगैरह के बारे में करेंगे, मोलर कंडक्टिविटीज़, उसका वेरिएशन, कोलरॉश लॉ, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।